नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं आलोक कुमार आपको इस प्यारे से चैनल पे मैं आपको स्वागत करता हूं, जिसका नाम है @साइंस विथ आलोक। @साइंस विथ आलोक। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत लेट से मिल रही है। अब से ऐसा नहीं होगा, वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। ठीक है, कुछ कारण था जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। अब आइए आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने जहाँ तक पिछली वीडियो क्लास 9 की छोड़ी थी, उसी का मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, जिसका नाम है 5.2 कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है। पहले तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, याद रखिएगा। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि 5.2.1 प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, ये दूसरा आपका एक टॉपिक हो गया आपके एनसीईआरटी। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सारी ही बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, वरना एनसीईआरटी तीनों बुक को ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को क्यों एक ही बुक में खत्म कर देता। सारी बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, कोई भी बात फालतू नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है। अब भी बताइए कि कोशिका किससे बनी हुई होती है, बताइए आप ही। पिछली वीडियो आपको पढ़ाए थे, कोशिका मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। लेकिन क्या इन्हीं तीनों चीजों से क्या कोशिका कंप्लीट बन गया, कोशिका प्रॉपर काम करना, फंक्शन स्टार्ट कर दिया? तो आप कहिएगा कि नहीं सर, कोशिका के अंदर उसके अंदर के कोशिकांग का भी होना जरूरी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, प्लास्टिड, ईआर, बहुत सारी चीजों को होना उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों को अगर एक साथ मिलाएं और अगर कोशिका प्रॉपर काम करने लगे तो कोशिका का संरचना अब ये कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लाइन बाय लाइन सारी चीजें पढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं। घटक मतलब भाग, कोशिका के भाग, जैसे आपका 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 बॉडी का भाग कौन कौन सा, हाथ है, पैर है, मुंह है, ये सब सारे के सारे आपका पार्ट है। उसी प्रकार से कोशिका का भी कुछ पार्ट होता है, भाग होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं भाई, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, माने कि कोशिका कैसे कैसे कोशिका का गठन कैसे हुआ है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण आपको दिखाई देंगे। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, साधारण सूक्ष्मदर्शी से कीजिएगा तो ये 3 चीज तो अवश्य आपको दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। केंद्रक दिखाई दे या ना दिखाई दे, प्लाज्मा झिल्ली आपको दिखाई देगी, कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक, ये दोनों चीज ना दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है। तो अब आप बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य और कोशिका के अंदर के समस्त कोशिकांगों को भी अगर आप बहुत अच्छा से अगर देखना चाहते हैं और अध्ययन करना चाहते हैं, तो मालूम होगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरी पड़ सकती है, पड़ेगी। तो कोशिका के ये मुख्य 3 भाग हुए और साथ ही साथ कोशिकांग तो कह ही रहे हैं। ठीक है, कोशिकाओं में 3 गुण आपको अवश्य दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। कौन से गुण सर? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। जब इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कार्य करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं, यानी कि कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, कुछ एक्सेप्टक वर्ज्य कुछ एक्सक्रेशनल वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, उनको समय समय से बाहर निकालना, चीज़ों को बाहर से लेना। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से हम लोग सीधे सीधे उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा बाहर पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ गुण पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा झिल्ली के हम लोग कुछ गुण पढ़ेंगे, केंद्र का भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य का भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अब इस बेसिस पे आपके सामने पहला टॉपिक आता है 5.2.1 प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। इसको एक और नाम से जाना जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वो इसमें हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। यह कोशिका का सबसे बाहरी परत है, कौन? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है, जो कोशिका के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। अच्छा एक बात बताइए, कोशिका झिल्ली या कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली है, यह कोशिका को मुख्य रूप से चोट से, आघात से बचाने का भी कार्य करता है, प्रोटेक्शनल, ये प्रोटेक्शनल लेयर भी आप इसको कह सकते हैं।
प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर एवं बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। अब कह रहा है कि यह अन्य पदार्थों की गति को अगर रोकती है तो यह क्यों रोकती है? ये हमारे लिए सही करती है कि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। जैसे कि कुछ अच्छा पदार्थ हमारे बॉडी में है, बना है, जो कोशिका के अंदर है, वो बाहर न चला जाए, या कुछ ऐसा पदार्थ है जो बाहर से अंदर आने पर हमें बीमार कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, टॉक्सिक पदार्थ है, उन पदार्थों की गति को रोकता है। इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे कहा जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर है? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने द्वारा चुने हुए पदार्थों को ही गति करवाती है, फालतू पदार्थों की गति नहीं करवाती है। ठीक है। कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है? तो दो तरीका से होती है। एक होता है जी विसरण और दूसरा होता है परासरण। और ये विसरण और परासरण क्या होता है, इस पर हम आपको सामने डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ये बताइए कि गति के बारे में, पदार्थ की गति कैसे होती है? तो पदार्थ की गति हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति होती है। अब ये उच्च सांद्रता क्या है और निम्न सांद्रता क्या है, इसे हम छोटे से टर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक सूखा मेवा है, मैंने इसे पानी में रख दिया, तो सूखा मेवा के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, तो वह पानी को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है। तो ये क्या होगा, नतीजा क्या होगा कि सूखा मेवा का जो कोशिका झिल्ली होगा वह पदार्थों की गति करवाने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन यह जो सो अपने द्वारा चुने हुए पदार्थों को, अर्थात पानी को अंदर आने दिया, और पानी को अंदर आने के कारण उसका आकार क्या हो गया, फूल गया। ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस सूखी मेवा के बारे में बात करें उसके अंदर का कंसंट्रेशन कम था, पानी का कंसंट्रेशन कम था, और बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो वह बाहर से कहाँ आ गया, अंदर आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर बाहर से अंदर आ गया तो अंदर से बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अंदर से भी बाहर जाएगा, लेकिन इसके कुछ रूल्स ये है कि उसके अंदर की सांद्रता अधिक होनी चाहिए और बाहर की सांद्रता कम होनी चाहिए, तो वह फिर से सिकुड़ जाएगा, अर्थात उसके अंदर से पानी बाहर चली गई। ठीक है। ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुख्य रूप से आप परासरण और विसरण के बारे में समझते हैं कि पदार्थ की गति कैसे होती है। तो पदार्थ की गति हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यहाँ पर इस विषय पर हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग विसरण और दूसरा पढ़ेंगे परासरण। विसरण ध्यान से सुनिएगा, विसरण क्या होता है। जब पदार्थों की गति, अच्छा, विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों में होती है विसरण, और परासरण भी तीनों में होती है। ठीक है। लेकिन परासरण के कुछ रूल्स होते हैं और विसरण में भी कुछ रूल्स होते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, एक ही जैसी बातें हैं। तो हम लोग इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो सर ये विसरण क्या होता है? जब पदार्थ स्वतः अपने आप किसी दूसरे पदार्थ में मिलना प्रारंभ हो जाए तो इसे विसरण कहते हैं। जैसे एक कमरे में अगर एक अगरबत्ती को जलाते हैं तो वह पूरे कमरे में अगरबत्ती फैल जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, तो यह कहलाया विसरण। परासरण क्या होता है? तो विसरण के जैसे ही कुछ नियमों का पालन करती है परासरण। बस परासरण में होता यह है कि पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यहां भी गति करती है, लेकिन पदार्थ एक प्लाज्मा झिल्ली, एक परत के आर पर गति करना स्टार्ट कर देती है, इसे हम लोग परासरण कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, विसरण हम में होता है या परासरण हम में होता है? तो सर जी, हम में होता है परासरण। विसरण मुख्य रूप से छोटे एकल कोशिकीय जीवों में होता है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा बॉडी जो है सो पूरे पर्यावरण के संपर्क में है, अर्थात वायु के संपर्क में है पूर्ण रूप से उनका बॉडी। हमारा पूरा बॉडी वायु के संपर्क में नहीं है। हमारा बॉडी कहने का अर्थ हमारी समस्त कोशिकाएं हमारी वायु के संपर्क में नहीं है, इसीलिए हमें साधारण विसरण से काम नहीं चलेगा। हमें परासरण होता है। हम सभी बड़े जीव जंतुओं में परासरण विधि द्वारा चीजों को ग्रहण करते हैं या लेते हैं या छोड़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विसरण क्या होती है। पदार्थों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। लेकिन यहां पर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति होती है, विसरण में भी। परासरण में भी वही चीज होती है, बस परासरण में पदार्थ एक प्लाज्मा झिल्ली के आर पर गति करना प्रारंभ कर देती है, तो ये चीज परासरण कहलाता है। अब आइए पढ़ लेते हैं, दोनों चीज समझ गए होंगे कि कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है। तो आपको याद कीजिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थ गति करते हैं, तथा पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं।
अर्थात कोशिका से बाहर पदार्थ अगर कोई आ रहा है तो कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक हो गई होगी और बाहर की सांद्रता कम हो गई होगी, अर्थात दो पदार्थों के बीच का अंतर उत्पन्न हो गया होगा। तो पदार्थ अंदर से कहां चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोगों का अपशिष्ट है, जो कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं, विसरण प्रक्रिया के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं। अगरबत्ती का जलना या पदार्थों को दूर, आप 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन में आप पढ़ चुके होंगे कि गर्मा गर्म खाने का गंध दूर से ही पता चल जाता है और ठंडे खाने की गंध हमें नजदीक से लेना पड़ता है। वहां पर विसरण ही तो नियम काम करता है। विसरण सबसे ज्यादा कब होता है, जब पदार्थ की गति, पदार्थ में ऊर्जा का मान अर्थात हीटिंग उसमें ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगा तो वह उसका प्रसार बहुत तेजी से होगा, और उसमें गर्मी अगर कम होगी, ठीक है, तो उसमें प्रसार कम होगा, अर्थात विसरण कम होगा। विसरण प्रक्रिया आप विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अभी जो हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखा है, हाई कंसंट्रेशन से मटेरियल लो कंसंट्रेशन की ओर गति करती है। कुछ ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है, कुछ ऐसी ही प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं में होती है। ठीक है, जब CO2 कोशिका में एकत्र हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब कोशिका के अंदर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, एकत्र हो जाती है, कह रहा है कि जब CO2 कोशिका में एकत्र हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। परंतु अगर बाहर की सांद्रता में कमी आई, अर्थात दोनों की सांद्रता में, अंदर की सांद्रता और बाहर की सांद्रता में जैसे ही अंतर उत्पन्न होगा वैसे ही पदार्थ की गति स्टार्ट हो जाएगी। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर एवं बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर उत्पन्न होता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर CO2 बाहर विसरण विधि द्वारा निकल जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकला, बाहर कैसे निकला, तो कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ गई थी और बाहरी पर्यावरण में जैसे ही कम हुआ, कोशिका के बाहरी पर्यावरण में जैसे ही CO2 की मात्रा कम हुआ तो कोशिका के अंदर से CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, अब आगे है कि इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया तो कोशिका के अंदर यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो हम लोग बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और ऑक्सीजन को लेने के बाद वायवीय श्वसन द्वारा आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग, ये प्रोसेस लगातार हमारे बॉडी में चलते रहता है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चला जाता है, बाहर से विसरण विधि द्वारा वह अंदर चला जाता है। अतः कोशिका तथा बाहर पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। अब देखिए, ये सब सारी बातें जो अभी हम लोग कर रहे थे, कोशिका के अंदर पदार्थों की गति जो हो रही थी, वो मुख्य रूप से छोटे एकल कोशिकीय जीवों के लिए ऐसा नियम काम करता है, विसरण। बड़े जीवों में विसरण काम नहीं करता है, बल्कि बड़े जीवों में परासरण नियम काम करता है। अभी आपको समझाए भी थे। देखिए, एनसीईआरटी बुक की जो लाइनें हैं उसको प्रॉपर मतलब निकालना थोड़ा टफ जरूर होता है, लेकिन उतना टफ नहीं है। अब हम लोग थोड़ा अपने बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़े स्वार्थी टाइप के इंसान हैं। ठीक है, बाकी जीवों के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है, लेकिन अपने जीवों के अपने बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल भी जो है सो विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। क्या अनुकूल? विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है। क्या, कैसी अनुकूलता? तो सर जी, वैसी अनुकूलता कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ भी पदार्थ की गति होती है। जैसे कि वहां पर गैसों की गति हो रही थी, विसरण सामान्यतः गैसों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, अर्थात जल भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करती है, तो जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। जब कोई जल या जो कोई भी मटेरियल है
वह किसी पारगम्य झिल्ली को पार करता है, पारगम्य झिल्ली को पार करता है तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ के मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है, ठीक है, अर्थात उसकी सांद्रता बढ़ती और घटती है। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा बात विचार करेंगे कि सांद्रता कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। उस पर तनु और कंसंट्रेट विलयन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा देर में बात कर लेते हैं इस पर। इस प्रकार परासरण पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलयन की सांद्रता, उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है, ठीक है, उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। तो इस विलयन में रखने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि सर जी तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो तनु विलयन उस विलयन को कहा जाता है प्यारे बच्चों जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक होता है और ओरिजिनल पदार्थ की मात्रा कम होता है, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। सांद्र विलयन किसे कहते हैं। सांद्र विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें जल की मात्रा कम हो और ओरिजिनल पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, उसे सांद्र बोलते हैं या कंसंट्रेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तनु क्या होता है, जल की मात्रा ज्यादा और ओरिजिनल पदार्थ की मात्रा, जल की मात्रा ज्यादा और ओरिजिनल पदार्थ की मात्रा कम, इसे बोलते हैं भैया तनु। सांद्र क्या होता है, जिसमें ओरिजिनल पदार्थ की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग परासरण और विसरण तो समझ ही गए थे। अब यहाँ पर कुछ परासरण के कुछ नियम हैं। ये 3 नियमों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये तीनों पर सवाल भी बन जाता है पेपर में। अल्प परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं, सम परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं और अति परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं। इस पर हम लोग लिखित डिस्कशन कर लेंगे अगले वीडियो में या अगले पार्ट में, परंतु अभी हम इसके बारे में समझ करके बैठते हैं, ठीक है। आइए, अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है। यदि हम किसी कोशिका को ऐसे तनु विलयन में रखें जिसमें कोशिका के अंदर की सांद्रता कम हो और जिस विलयन में रखें उसमें बाहर की सांद्रता ज्यादा हो, तो पदार्थ कहां से कहां आएगी बताइए, बाहर से अंदर आ जाएगी, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्लियर है। सम परासरण दाबी विलयन, यदि हम किसी कोशिका को ऐसे तनु विलयन में रखते हैं जिसमें अंदर की कंसंट्रेशन अर्थात अंदर की सांद्रता और बाहर की सांद्रता दोनों समान हो, तो ऐसे वाले विलयन को क्या बोला जाता है, ऐसे वाले विलयन को बोला जाता है सम परासरण दाबी विलयन, ठीक है। और इसमें पदार्थ ऐसा नहीं कि अंदर और बाहर आता जाता नहीं है, ठीक है, अंदर और बाहर आता जाता है, परंतु माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, परंतु जितनी मात्रा में पदार्थ अंदर आएगा उतनी ही सेम मात्रा में पदार्थ बाहर भी चली जाएगी, जिससे कि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे आते हैं, अति परासरण दाबी विलयन क्या होता है। यदि हम किसी कोशिका को ऐसे तनु विलयन में रखें जिसमें कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक हो और बाहर की सांद्रता कम हो, तो जाहिर सी बात है पदार्थ बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सांद्रताओं के बीच का अंतर ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो पदार्थ की गति निश्चित होगी। और पदार्थ की गति कैसी होगी, अंदर से बाहर जाएगी, जिससे कोशिका का आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार एक नज़र में सारी बातें फिर से देख लेते हैं। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होती है। कोशिका मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य से बनी होती है। संरचनात्मक संगठन, इसमें और क्या क्या चीज होने चाहिए, इसमें होने चाहिए कोशिकांग होने चाहिए। कोशिकांग में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, परंतु अभी जान लेते हैं। ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, राइबोसोम, प्लास्टिड, ये सब सारे के सारे कोशिका अंगक हैं। इन्हीं से मिलकर के कोशिका बनी होती है। कोशिका की संरचना इसी से होती है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या करता है, ये कोशिका को सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें कुछ पदार्थों के आवागमन होता है, कुछ गति होती है कुछ पदार्थों के, क्योंकि कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर बनते हैं तो उसे बाहर भी निकालना होता है, ठीक है। और कुछ पदार्थ कोशिका में बाहर से अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि कौन से पदार्थ को बाहर भेजा जाए और कौन से पदार्थ को अंदर लाया जाए, ये डिपेंड करता है किस पर, ये निर्भर करता है प्लाज्मा झिल्ली पर। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोला जाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है, क्योंकि यह अपने द्वारा चुने हुए पदार्थों की गति करवाता है, फालतू पदार्थों की गति नहीं करवाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग देखें कि पदार्थ की अगर गति होती है तो कैसे होती है। तो सर जी अभी हम लोग देखे थे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। इस पर अभी हम लोगों ने पढ़ा विसरण और परासरण। विसरण क्या होता है,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में स्वतः मिलने लगते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम लोग विसरण कहते हैं। परासरण क्या होता है? परासरण क्या होता है? जब पदार्थ किसी प्लाज्मा झिल्ली को पार करके और चला जाता है अंदर या बाहर, तो उसे हम लोग परासरण कहते हैं। यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, परासरण के कुछ नियम है सर जी। ठीक है, परासरण के क्या नियम है? अल्प परासरण, दाबी विलयन, सम परासरण और अति परासरण। अल्प परासरण क्या होता है? यदि हम किसी कोशिका को ऐसे तनु विलयन में रखते हैं जिसमें अंदर की सांद्रता कम और बाहर की सांद्रता ज्यादा, तब पदार्थ बाहर से अंदर आएगा। क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली पदार्थों की गति करवाने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, लेकिन चुने हुए पदार्थों को याद रखिएगा। ठीक है, तब इस स्थिति में क्या होगा कि तब इस स्थिति में कोशिका का आकार फूल जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। सम परासरण दाबी विलयन क्या होता है? जिसमें पदार्थ या कोशिका के अंदर की सांद्रता और बाहर की सांद्रता समान हो, तो जितनी मात्रा में पदार्थ अंदर आएगा उतनी ही मात्रा में पदार्थ कोशिका से बाहर चली जाएगी। तो नतीजा ये होगा कि इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी बात, अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है, इसमें पदार्थ जो है सो इसमें यदि हम किसी कोशिका को ऐसे तनु विलयन में रखें जिसमें अंदर की सांद्रता ज्यादा हो और बाहर की सांद्रता कम हो, तो पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा और इस स्थिति में कोशिका क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? सिकुड़ जाएगी। ठीक है, आज हम अपनी बातों को इतनी ही रखते हैं। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से बन सकता है कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ठीक है, या कोशिका किससे बनी होती है बताइए, या फिर आपसे ये पूछ देगा कि प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। दूसरी बात, विसरण पूछ सकता है, परासरण पूछ सकता है, और परासरण के कुछ नियम हैं। इन तीनों नियमों को आप बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, और देखना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।